जी हाँ, बीआरओ का न्यू नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो चुका है। तो आप लोगों में से इतना सारा कमेंट आ रहे थे ये बीआरओ नोटिफिकेशन के बारे में, तो फाइनली ये बीआरओ की नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आया है, जहां पे आप लोगों की जो सारी क्वेश्चन था बीआरओ की रिक्रूटमेंट के बारे में, सभी क्वेश्चन का आंसर इस नोटिफिकेशन में हम लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं, और मैं आपको एश्योर करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको इस रिगार्डिंग दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये है जॉब हंटर हिंदी, जहां पे हम आपके लिए लाते रहते हैं दिन के लेटेस्ट और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। तो ध्यान से सुनना। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी डिटेल्स दिया गया है, और नोटिफिकेशन के साथ साथ हम लोग नोटिफिकेशन की कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, तो फटाफट ये नोटिफिकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसी जो दिया गया है ये 899 दिया गया है, जो कि 6 ट्रेड्स में डिवाइडेड है। और सबसे बड़ा जो चंक है ये स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए है, जिसमें 300 पोस्ट रखा गया है, जबकि ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 261 वैकेंसीज है, और ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी के लिए 207 पोस्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन के लिए 79, ड्राफ्ट्समैन के लिए 42 और हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10 वैकेंसीज है। अभी ये सेम यानी एक सर्विसमैन के लिए अक्रॉस द स्टेट्स पोस्ट भी रिजर्व्ड है, जो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और एक बात यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी अलग से कुछ पोस्ट रखा गया है, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिक्रूटमेंट है सिर्फ इंडियन मेल नेशनल के लिए है, यानी कि फीमेल जो कैंडिडेट्स है वो अनफॉर्चुनेटली इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन ट्रेड वाइज वेरी करेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ड्राफ्ट्समैन के लिए 10+2 विद साइंस प्लस 2 इयर्स की आर्किटेक्चर या ड्राफ्ट्समैनशिप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल एनटीसी विद 1 ईयर की एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे बोला गया है 10+2 चाहिए, और इसमें आपका 30 वर्ड्स पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना भी चाहिए, जो कि कंप्यूटर में 900 kbps यानी कि 900 की डिप्रेशन पर आवर की होना चाहिए। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 10+2 प्लस व्हीकल्स या इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट स्टोर कीपिंग नॉलेज होना चाहिए, जिसमें स्टोर्स एक्सपीरियंस या डिफेंस क्लास 2 स्टोर्समैन कोर्स यहाँ पे डिजरेबल है, ठीक है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 10 पास प्लस वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक आईटीआई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या डिफेंस रेडियो टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अभी ये ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी के लिए देखिए 10 पास प्लस वैलिड हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर डोजर एक्सकेवेटर लाइसेंस विद 6 मंथ्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 10 पास प्लस ऑटो इलेक्ट्रिशियन आईटीआई पास प्लस 1 साल की एक्सपीरियंस होना डिजर्वेबल है। अभी अगर हम एज के बारे में बात करें तो देखिए एज लिमिट जो रखा गया है वो है 18 से लेके 27 साल एज ऑफ 1 जून 2026, ठीक है। हाउएवर अगर आप SC/ST हो तो आपको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और आप 32 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हो, जबकि ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 साल, एक्स अग्निवीर को 3 साल, पहले बैच को 5 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज है उसके लिए एज लिमिट है 40 ईयर्स, वो जनरल के लिए है, ठीक है। हाउएवर 43 ईयर्स है ओबीसी के लिए। इसको अवेल करने के लिए आपको मिनिमम 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। और हाँ, और एक बात, जेएन के माइग्रेंट्स को भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है। इस कैटेगरी में आपको 5 साल तक की एज में छूट मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो देखिए एप्लीकेशन की जो फी है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज रखा गया है। एक सर्विसमैन और अग्निवीर को भी 50 रुपए पे करना पड़ेगा। हाउएवर अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो आपके लिए एप्लीकेशन फी है 0, मतलब आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ये जो पेमेंट है ये सिर्फ SBI कलेक्ट के थ्रू ही ऑनलाइन के माध्यम से होगी, और अदर कोई मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में SBI ऑनलाइन टाइप कीजिए, मैं आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट की डायरेक्ट लिंक कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, और एक बात, ये पेमेंट हो जाने के बाद पेमेंट का जो रिसिप्ट है उसका आपको PDF में सेव करना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन करने के दौरान आपको ये पेमेंट की ऐसे प्रूफ के हिसाब से आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज का एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन में करना पड़ेगा, लेकिन एप्लीकेशन जो है ये कंप्लीटली ऑफलाइन है, इसको आप ऑनलाइन में कर नहीं पाओगे, ठीक है। एप्लीकेशन का जो फॉर्म है ये A4 साइज का होना पड़ेगा, जो कि 75 GSM पेपर में ही होना पड़ेगा, और आपको जो प्रिंट आउट लेना पड़ेगा वो सिंगल साइड पेज में प्रिंट आउट लेना पड़ेगा।
मतलब डबल साइड में अगर आप प्रिंट आउट लोगे ये एप्लीकेशन फॉर्म की, तो फिर ये एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। आपको एकदम ऑफिशियल फॉर्मेट को ही ये 75 जीएसएम पेपर में डाउनलोड करके प्रिंट आउट लाना पड़ेगा। अगर आपके पास ये ऑफिशियल एप्लीकेशन का पीडीएफ का लिंक नहीं है और आपको मेरे से चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिंक भी टाइप कर सकते हो। मैं आपको एप्लीकेशन की पीडीएफ लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो। अभी अगर हम प्रिंट आउट के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है उसको भी आप जान लीजिए। ये है जब आप एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट लोगे, ठीक है, ये जो प्रिंट आउट है ये आपको बोथ साइड लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको बोला गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो सिंगल साइड होना है। ये जो एडमिट कार्ड वाला पोर्शन है ये आपको बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रूल अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपको एप्लीकेशन कैसे आपको पोस्ट करना पड़ेगा वो भी आप जान लीजिए। ये जो भरी हुई एप्लीकेशन फॉर्म है ये पोस्टल सर्विस से भेजना पड़ेगा आपको। एड्रेस जो बताया गया है यहाँ पे आपको क्लियरली दिया गया है। ये जो एड्रेस है ये है कमांडेंट GREF सेंटर डिजिटल कैंप पुणे 411105। इसी एड्रेस में आपको ये एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसको सेंड करना पड़ेगा। और आप जो एनवलप पे आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे उसके ऊपर बोल्ड में ये कुछ चीज आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे बोला गया है एप्लीकेशन फॉर बोल के जो भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद अंडर कैटेगरी मतलब कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो देना पड़ेगा। अगर वो यूआर हो तो यूआर, SC ST OBC जो भी है ये आपको सही से एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी अगर हम एडवर्टाइजमेंट की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 18 अप्रैल को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ है और एप्लीकेशन 21 मई 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट रखा गया है ये 4 जुलाई तक रखा गया है, मतलब अभी कुछ टाइम है इसमें अप्लाई करने के लिए। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रिमोट रीजन से बिलोंग करते हो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स, लद्दाख, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है ये 19 जुलाई है। लेकिन हाँ, एक बात है कि मान लीजिए आपका एड्रेस दूसरा कोई है लेकिन आप एप्लीकेशन फॉर्म रूरल जगह से सेंड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप ये 19 जुलाई की कट ऑफ डेट के अंदर सेंड कर दोगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले जो है वो होगा रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि 1 से 3 घंटे तक होगी, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन है ये बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोथ फॉर्मेट में हो सकता है। पासिंग मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए ये जो पासिंग मार्क्स है ये 50% है, मतलब 49.99 भी अगर आपको मिलेगा ना तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जबकि अगर आप SC ST हो तो आपके लिए पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका जो OMR का जो शीट है ये ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। पेंसिल या फिर जेल पेन बिल्कुल ही मत यूज कीजिएगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका एग्जाम खत्म होने के बाद वो आपके पास से ले लिया जाएगा, मतलब आपका जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो सीधा जाके क्वेश्चन पेपर भी आपका आंसर शीट के OMR शीट के साथ सबमिट कर देना है, ठीक है। अभी ये जो रिटन एग्जामिनेशन है ये हो जाने के बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है ये जोन वाइज डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे जोन वाइज आपको डिटेल में दिया गया है कि कौन सा रीजन में कैसा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ईस्टर्न प्लेन से अगर आप बिलोंग करते हो तो इसमें जो स्टेट आता है जैसे कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी स्टेट के लिए आपका जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए होगा, चेस्ट 75 विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन कैपेबिलिटी और वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल के लिए एप्लीकेबल है। अभी आप आपका स्टेट के वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका जोन के लिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। तो आप, मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, एप्लीकेशन पर डिटेल्स में सही से दिया गया है, अब एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें 1 माइल की यानी 1.6 किलोमीटर का आपको रनिंग रहेगा जो कि आपको कंप्लीट करना है 10 मिनट्स में, ठीक है। ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप PWBD, ESM, एक्स अग्निवीर और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये फिजिकल टेस्ट एग्जाम्प्टेड है, तो आपको ये टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद होगा ट्रेस टेस्ट। ये एप्लीकेबल है फॉर हिंदी टाइपिस्ट जिसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके अलावा ऑपरेटर, कम्युनिकेशन, OEM और इलेक्ट्रिशियन के लिए ये जो है ये ट्रेड टेस्ट होगा और इसमें आपको एटलीस्ट मिनिमम 40% मार्क्स लाना है, ठीक है। लेकिन हाँ,
इसका जो 40% मार्क्स है ये ओवरऑल परसेंटेज में ऐड नहीं होगा, यानी कि ये आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में जो होगा वो आपको पता ही होगा, जो है मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो है ये सेंट्रली होता है, ये होता है पुणे में। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो 100% रिटन एग्जामिनेशन की मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मेरा प्रीवियस जो शॉर्ट है उसमें एक भाई ने पूछा था, वो है कि कॉल लेटर जो है वो किस बेसिस में इशू होगी, ठीक है। मतलब कि जो भी लोग आप इसमें अप्लाई कर रहे हो सबको कॉल लेटर इशू होगी, या फिर आपका जो क्वालिफिकेशन की जो परसेंटेज है उसके ऊपर बेस करके इशू होगी। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि देखिए, जो भी भाई इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो सभी को ये कॉल लेटर नहीं आएगी, ये आएगी बेस्ड ऑन और क्वालिफिकेशन परसेंटेज। मतलब कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि आपका स्कूल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन की परसेंटेज के ऊपर बेस करके आपका जो कॉल लेटर है ये इशू होगी। अगर आप GREF सर्विसमैन, एक्स पर्सनल, स्पोर्ट्समैन या फिर NCC सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आपको एडिशनल वेटेज भी मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप पेज 9 जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिया गया है क्लियरली, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो कंफ्यूजन था वो आपको क्लियर हो गया है। फिर भी आपको इस रिगार्डिंग कोई भी जगह पे कुछ भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस यहाँ पे डिटेल्स में नोटिफिकेशन में क्लियरली देख पा रहे हो, ये सभी ट्रेड के लिए क्लियरली दिया गया है, तो यहाँ पे बात करने लायक इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये आपको नोटिफिकेशन फॉर्म की पेज 11 में मिल जाएगा, तो आप इसको थॉरोली चेक कीजिए। यहाँ से आप जो भी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हो उसका सिलेबस आप जान पाओगे और अकॉर्डिंगली आप इसके लिए तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सैलरी। तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए आपको पे बैंड 1 में 5200 से लेके 20,200 प्लस आपको ग्रेड पे 2800 मिलेगा, जबकि बाकी सभी पोस्ट के लिए पे बैंड 1 में आपको 5200 से लेके 20,200 प्लस आपको ग्रेड पे 1900 रुपीज मिलेगा। उसके ऊपर से आपको फ्री मिलिट्री रेशंस, फ्री एकोमोडेशन, क्लोथिंग अलाउंस, हार्ड रिस्क अलाउंस, रिमोट लॉयल्टी अलाउंस, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसी सभी तरीके की अलाउंस मिलेगा। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने की एक कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है 2 साल की प्रोबेशनिंग पीरियड। मतलब 2 साल की प्रोबेशनिंग पीरियड आपको देना ही देना है। पोस्टिंग के बारे में बात करें तो पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कोई भी जगह पे हो सकता है। प्राइमरीली अगर बात करें तो कोई रिमोट, हाई ऑल्टीट्यूड, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थर्न या फिर ईस्टर्न बॉर्डर वाले एरिया, सभी जगह पे आपका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में, जो कि आपको जानना है। इसमें आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम जो बात करेंगे वो है डूज के बारे में, मतलब क्या क्या आपको करना है। तो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है वो है, आपका जो नाम है ये एप्लीकेशन फॉर्म में 10th का सर्टिफिकेट में जैसा नाम दिया गया है वैसा ही लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फोटोग्राफ के बारे में जान लेते हैं। फोटोग्राफ यहाँ पे जो बताया गया है कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होना चाहिए और ये फ्रेश पासपोर्ट साइज की कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। मतलब कि अगर आप पुराना कोई फोटो दे रहे हो जिसके साथ आपका करंट फेस का कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं हो रहा है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बताया गया है आपका थंब इंप्रेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका जो लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब कि कोई कोई भाई ऐसा करता है कि आप एक बार थंब इंप्रेशन दे दिए, उसके बाद आपने देखे कि सही से नहीं आया तो उसके ऊपर फिर से देने की कोशिश करता है। इसमें जो होता है आपका जो थंब इंप्रेशन जो होता है वो क्लियर नहीं आता है और एक के बाद एक के ऊपर एक, अगर जब आप थंब इंप्रेशन अगर आप दोगे तो आपका जो थंब इंप्रेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब ये कोई काम का नहीं रहेगा। ऐसा सिनेरियो में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, थंब का इंप्रेशन है वो एक बार भी देना है और क्लियर देना है। अगर वो हल्का भी आया है फिर भी चला जाएगा, लेकिन बार बार करके एक के ऊपर आप एक देने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो है, अगर आप GREF ESM कैंडिडेट के बेटे हो या फिर आपके पास NCC B या C सर्टिफिकेट है या फिर आप CPL वर्क कर रहे हो तो आपको शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे एडिशनल वेटेज भी मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो करना है ये सभी सर्टिफिकेट को आपको रेडी रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो है आपका सिग्नेचर के बारे में है। आप जब सिग्नेचर करेंगे फॉर्म के ऊपर वो ब्लॉक लेटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आपको नॉर्मल हैंडराइटिंग या फिर कर्सिव हैंडराइटिंग में होना चाहिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया क्या क्या आपको करना है। अभी बात करते हैं क्या क्या चीज होने पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, मतलब क्या क्या चीज आपको नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले बताया गया है टैटूज के बारे में। बहुत बड़े का क्वेश्चन ये रहता है कि मेरे पास टैटू है तो क्या करें, तो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है टैटूज यहाँ पे अलाउड नहीं है। हाउएवर आपका सिर्फ अगर इनर फोरआर्म
या फिर हैंड की बैक साइड पे टैटू है वो अलाउड है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी जगह पे आपका अगर परमानेंट टैटू है तो इसकी वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हो। और हाँ, अगर आपका जो टैटू है ये इनअप्रोप्रिएट है, मतलब कोई वल्गर जैसा कुछ चीज आप टैटू करके रखे हो, तो ही आप इसके वजह से रिजेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है, वो आपको ऑलरेडी पता है कि एग्जामिनेशन हॉल पे मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो अलाउड नहीं होगा। तो अगर आप आपके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर कुछ आप लेके जाने के बारे में सोच रहे हो तो वो बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सेम पोस्ट के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस आर नॉट अलाउड। मतलब अगर आप सेम पोस्ट के लिए बार-बार एप्लीकेशन भेज रहे हो वो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओनली जो आप लास्ट एप्लीकेशन भेजोगे वो ही काउंट होगा। बाकी कुछ जितना भी आप एप्लीकेशन करोगे वो काउंट ही नहीं होगा। और मान लीजिए आपका लास्ट एप्लीकेशन में आपको एक गलती की हो तो फिर हो सकता है उस वजह से आपका रिजेक्शन हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट जो है आप जब एप्लीकेशन पोस्ट करोगे वो आपका करंट एड्रेस से पोस्ट करना है, दूसरा कोई एड्रेस से पोस्ट आपको नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको डेडलाइन के एक्सटेंशन चाहिए इसके लिए, अगर आप कोई रूरल जगह से आप पोस्ट कर रहे हो तो ऐसा कुछ मत करना। इसके वजह से आपको जो लग रहा है आपको फायदा मिलेगा वो बिल्कुल ही आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है कि 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आपका अगर सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा हो गया है, एक दिन भी ज्यादा हो गया है, वो काउंट नहीं होगा। और उसके ऊपर भी उस पे ऑफिशियल राउंड सील होना मैंडेटरी है। बिना राउंड सील की इस आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आप ध्यान रखिएगा, आपका अगर कोई सर्टिफिकेट यूरल लैंग्वेज में है तो आपको इसको हिंदी या फिर इंग्लिश ट्रांसलेट करके अटेस्टेड कराना पड़ेगा फ्रॉम ए गेजेटेड ऑफिसर, देन उसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो एम्प्लॉयर की प्रिंटेड लेटर हेड में होना चाहिए, जिसमें कंपनी की नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी और टीआईएन नंबर मेंशन होना चाहिए। ठीक है। प्लेन पेपर पे अगर आपका लिखा हुआ सर्टिफिकेट आपको दिया गया है और ये सर्टिफिकेट आप यूज करना चाहते हो तो वो ग्रांट नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ प्रिकॉशन है जो कि आपको मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, जो ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर सेंडिंग योर एप्लीकेशन। ठीक है। तो आशा करता हूँ जितना भी जानकारी मैं आपको दिया हो वो आपको सही से कन्वे कर पाया हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।